पैथोलॉजी से, जो कि है किडनी एंड इट्स कलेक्टिंग सिस्टम। तो हम ये चैप्टर जो है रॉबिन्स बेसिक से, इरफान मसूद और पैथोमा जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा बुक है, तीनों से ये कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रीनल डिजीज़ की। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो है। कह रहा है कि किडनी जो है ये स्ट्रक्चरली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि इवॉल्व हुआ है टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। किस तरह के फंक्शंस कि यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की एक्सक्रीशन करती है, इसके अलावा रेगुलेशन करेगी बॉडी के वाटर एंड सॉल्ट की, मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस की, और वैरायटी ऑफ हार्मोन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी हमारी किडनी सिक्रीट करती हैं। अब डिजीज़ किडनीज़ की जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं जैसा कि इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इनकी स्टडी जो है उनको फैसिलिटेट कर दिया है हमने इसको डिवाइड करके उनमें जो कि 4 कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं। कौन सी डिजीज़ हैं वो जो कि ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट कर रही हैं, ट्यूब्यूल्स को, इंटरस्टिशियम को और ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये यूज़फुल है क्योंकि जो अर्ली मैनिफेस्टेशंस होती हैं डिजीज़ की जो कि अफेक्ट करती हैं हर एक इस कंपार्टमेंट को, वो डिस्टिंक्टिव है। फर्दर मोर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रीनल इंजरी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती हैं ये ऑफन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड होती हैं, जबकि जो ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल वाले डिसऑर्डर्स हैं ये ज़्यादा लाइकली हैं कि ये टॉक्सिक या इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से हों। तो हाउएवर कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे मोर देन वन स्ट्रक्चर को, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट करते हैं। और फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस जो है स्ट्रक्चर्स की हमारी किडनी में, उसका मतलब है कि डैमेज एक कंपोनेंट को ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट करेगा अदर्स को। ठीक है, अब तक सिवियर जो ग्लोमेरुलर डैमेज होता है ना, ये ब्लड फ्लो को इम्पेयर कर देगा थ्रू द पेरीट्यूब्युलर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इससे जो है ब्लड फ्लो इसमें इम्पेयर हो जाएगा अगर सिवियर ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है। कन्वर्सली अगर देखें तो जो ट्यूब्युलर डिस्ट्रक्शन हो जाती है अगर बाय इंक्रीजिंग द इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर एंड इंड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, ये बना के मे लीड टू द ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, ट्यूबुलर डिस्ट्रक्शन में इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को बढ़ जाएगा और साइटोकाइंस और कीमोकाइंस की प्रोडक्शन होगी जो कि क्या करवा देगी ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। जब क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर जाए अपने मोस्ट एडवांस स्टेज के अंदर, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, तो चारों के चारों जो कंपार्टमेंट हैं, ये सारे जो किडनी के 4 कंपार्टमेंट हैं वो डैमेज हो जाएंगे इसमें। Due to the large functional reserve capacity of the kidney, early signs of the kidney disease are often missed. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी होती है तो अर्ली साइन उसके मिस हो जाते हैं एंड मच रीनल डैमेज मे अकर बिफोर द रीनल डिसफंक्शन बिकम क्लिनिकली अपेरेंट। जब तक वो हमें क्लिनिकली अपेरेंट होगा तब तक बहुत सी हमारी किडनी डैमेज हो चुकी होती है। ठीक है, क्योंकि किडनी का बहुत ज़्यादा लार्ज फंक्शनल रिजर्व होता है तो इतना जल्दी सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती। बिफोर के डिस्कस करें हम इंडिविजुअल डिजीज़ ऑफ द किडनी को, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किडनी डिजीज़ की जो कि शेयर होती हैं बाय सेवरल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेवरल डिसऑर्डर्स जो कि वो मैनिफेस्टेशन शेयर करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देख लें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीनल डिजीज़ कौन सी हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीनल डिजीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू रीजनेबली वेल डिफाइंड सिंड्रोम्स के अंदर। कुछ जो है पिक्यूलियर हैं टू द ग्लोमेरुलर डिजीज़ एंड अदर्स आर शेयर्ड बाय सेवरल रीनल डिसऑर्डर्स। बिफोर कि हम इन सिंड्रोम्स को लिस्ट करें, पहले हम कुछ टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है एजोटीमिया। एजोटीमिया का मतलब होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की एलिवेशन हो जाए BUN और क्रेटिनिन लेवल्स की, और ये यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी GFR कम हो गया है। ठीक है, BUN बढ़ जाए, क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाए, इसका मतलब होता है कि हमारा जो GFR है वो कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है बॉडी में ब्लड में बढ़ चुकी हैं ये चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं एजोटीमिया। ठीक है, अब GFR जो है ना ये कम हो सकता है किसी इंट्रिंसिक रीनल डिजीज़ की वजह से या फिर एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। प्री रीनल एजोटीमिया की अगर बात करें तो ये इनकाउंटर्ड होता है जब हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है किडनीज़ की, यूजुअली रिड्यूस्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से हमारी किडनीज़ को ही परफ्यूजन नहीं हो पा रही, हाइपोपरफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से प्री रीनल एजोटीमिया हो जाता है। तो अब हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्योंकि कम हो गया है, तो GFR जो है वो कम हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द रीनल पैरेन्काइमल डैमेज एंड इज़ यूजुअली रिवर्सिबल इफ़ द हाइपोपरफ्यूजन इज़ करेक्टेड।
इन टाइम, यानी फिर ये रिवर्स भी हो सकता है बिना किसी रीनल पैरेनकाइमा को डैमेज किए, वापस से जीएफआर सही हो सकता है अगर जो है हाइपो परफ्यूजन को सही किया जाए। ठीक हो गया। अब पोस्ट रीनल एजोटीमिया की बात करें तो ये रिजल्ट करता है जब ना यूरिन का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, यूरिन का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो पोस्ट रीनल एजोटीमिया हो जाएगी, क्योंकि पीछे जो है BUN बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन पोस्ट रीनल कह रहे हैं क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन आई है। अब रिलीफ जो है इस ऑब्स्ट्रक्शन को, तो अगर हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो ये फॉलो होगा बाय द करेक्शन ऑफ द एजोटीमिया। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है कि जब एजोटीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करवा देती है ना, और सिस्टेमिक बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ करवा देती है, तब हम उसको कह देंगे यूरीमिया। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और जब सिस्टेमिक बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ करवा दे। अब यूरीमिया कैरेक्टराइज हुआ है ना कि सिर्फ फेलियर हो जाएगा एक्सक्रीटरी, रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन का फेलियर हो जाना, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आल्सो इस यूरीमिया में होस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन एल्ट्रेशंस इंसिडेंट टू रीनल डैमेज। ठीक है, यूरीमिया में मतलब फेलियर तो हो जाएगा रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन का, लेकिन आल्सो मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन एल्ट्रेशंस भी हो जाएंगी जो कि रीनल डैमेज करवा देंगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है सेकेंडरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, फॉर एग्जांपल जैसे यूरेमिक गैस्ट्रो एंटेराइटिस जो होती है, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाना, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर जैसे कि यूरेमिक फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जो पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं, तो इन चीज़ों की भी इन्वॉल्वमेंट हमें यूरीमिया में मिलती है। ठीक है, सिस्टेमिकली भी ये अफेक्ट करता है। अब बिलो जो है ये ब्रीफ समरी है वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की भी और सिंड्रोम्स की, रीनल डिजीज़ के, इनकी डिफाइनिंग फीचर्स के साथ। दो जो मोस्ट कॉमन सिंड्रोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ के साथ, जो कि नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कैरेक्टराइज हुआ है बाय फॉलोइंग। एक तो इसमें प्रोटीन यूरिया हो जाता है, इसमें ना डेली जो प्रोटीन का लॉस होता है ना यूरिन के अंदर, वो 3.5 ग्राम या उससे भी ज़्यादा होगा एडल्ट्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेफ्रोटिक रेंज में है। ठीक है, नेफ्रोटिक रेंज 3.5 ग्राम। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, यानी कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो कम हो जाएंगे, हाइपो हो गए हैं, तो 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएंगे। तो ये 3.5 था, याद रखना, ये 3 ग्राम है। वैल्यूज़ अच्छी तरह से याद रखनी है। देन इसमें जनरलाइज्ड इडीमा भी होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये बहुत ही मोस्ट ऑब्वियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड यूरिया भी होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसके डाइवर्स कॉजेज़ हैं जो कि कॉमन पैथोफिजियोलॉजी जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, डीरेंजमेंट आ जाए कैपिलरी वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई में, यानी जो ग्लोमेरुलाई होता है ना, वोमेंस कैप्सूलस के अंदर जो ऐसे ग्लोमेरुलाई होता है, इसकी जो कैपिलरीज हैं इनकी वॉल्स में डीरेंजमेंट आ जाए, तो वो रिजल्ट करेगी इन इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें से ज़्यादा परमिएबल हो जाएंगे इस डिरेंजमेंट की वजह से। अब इंक्रीज परमिएबिलिटी जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, GBM की, ये रिजल्ट कर सकती है स्ट्रक्चरल या फिजियोकेमिकल एल्टरेशंस जब आ जाएँ इसी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, तब उनकी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फिजियोकेमिकल चेंजेस। तो लॉन्ग स्टैंडिंग या हैवी प्रोटीन यूरिया के साथ सीरम एल्बुमिन जो है ना कम हो जाएगा, पीछे जाहिर सी बात है वो यूरिन में निकल रहा है प्रोटीन वगैरह, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगी, और प्लाज्मा में हमारा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो ये इंटर्न क्या करवा देगा कि फ्लूइड का जो है लीकेज होगा हमारे ब्लड में से एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसेस के अंदर। ठीक हो गया, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर वगैरह जो 3rd ईयर में हमने पढ़ा था, कि जो इससे क्या होगा कि रिजल्टिंग डिक्रीज इन द इंट्रावास्कुलर, क्योंकि ब्लड से एक्स्ट्रावास्कुलर में चला गया ना फ्लूइड, तो अगर इंट्रावास्कुलर अगर वॉल्यूम कम हो गया है तो रीनल ब्लड फ्लो भी जो है वहाँ तक कम पहुँचेगा, किडनीज को परफ्यूजन नहीं हो पाएगी, तो ये ट्रिगर करवाएगा कि इंक्रीज रिलीज होगा रेनिन का, हमारे रीनल जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में से रेनिन रिलीज होगा। अब ये रेनिन इंटर्न स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस को, जो कि प्रोमोट करती है रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द किडनीज। तो ये जो टेंडेंसी होती है सॉल्ट एंड वाटर की, ये जो टेंडेंसी होती है एग्जैबरेटेड बाय द, यानी ये टेंडेंसी और ज़्यादा एग्जैबरेट हो जाएगी जब कार्डियक सिक्रीशन नेट्रीयूरेटिक फैक्टर्स की भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट एंड वाटर को लूज़ करने में मदद करते हैं। तो क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही कम पहुंचा है तो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर्स वगैरह नहीं रिलीज़ होंगे, तो वो भी नहीं रिलीज़ हो रहे, तो और ज़्यादा ये कंडीशन एग्जैबरेट होगी और साल्ट और वाटर जो है वो किडनीज उसको और ज़्यादा
रिटेन करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया, लूज़ नहीं कर पाएगा एट्रियल न्यूक्लियोटिक फैक्टर। तो इन द फेस ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोटीन यूरिया हो रहा है, सॉल्ट और वाटर रिटेन कर रहे हैं, तो फर्दर एग्रेवेट कर देगा इडीमा को, और अगर ये अनचेक्ड रहा तो ये जनरलाइज्ड इडीमा करवा देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनासार्का, ठीक है। एट द ऑनसेट देयर इज़ लिटिल और नो एजोटीमिया, हेमेच्यूरिया या हाइपरटेंशन। ऑनसेट के टाइम पे इस पूरी कहानी में ना एजोटीमिया हो रहा है, यानी BUN और क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा अभी तक ब्लड में, जो हमें इंडिकेट करता है कि GFR कम हुआ है, ये जहाँ इस तरह के साइन मिल रहे हैं, ना हेमेच्यूरिया हो रहा है ना हाइपरटेंशन। अब कह रहे हैं जेनेसिस जो है हाइपरलिपिडीमिया की, ये ज़्यादा ऑब्सक्योर है। प्रिजमेबली हाइपोएल्बुमिनीमिया जो हो रहा है ना, ये ट्रिगर कर देगा सिंथेसिस लाइपोप्रोटीन्स की हमारे लिवर के अंदर, यानी कि क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहे हैं तो लिवर हमारा अब लाइपोप्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो या फिर मैसिव प्रोटीन यूरिया जो है, ये भी हो सकता है कि मतलब मैसिव जो प्रोटीन यूरिया हो रहा है ये लॉस करवा रहा है इनहिबिटर्स का ऑफ देयर सिंथेसिस, यानी जो लिपिड की सिंथेसिस के इनहिबिटर्स थे ना, वो इस प्रोटीन यूरिया की वजह से लॉस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइपोजेनेसिस हो रही है। ये भी थ्योरी हो सकती है, ठीक है। अब देयर इज़ आल्सो एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिपिड पार्टिकल्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ द लाइपोप्रोटीन। पेरिफेरी में भी उनकी ब्रेकडाउन सही से नहीं हो पा रही, और इनके जो है जो सर्कुलेशन में लिपिड पार्टिकल्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट एबनॉर्मल हो रहा है। तो जो एसोसिएटेड लिपिड यूरिया इफेक्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लिपिड यूरिया जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि परमिएबिलिटी जो है ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की टू द लाइपोप्रोटीन्स भी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है, तभी लिपिड यूरिया हो रहा है। अब है कि मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्राइमरी ग्लोमेरुलर लेजन्स जो कि कैरेक्टरिस्टिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं, वो हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर लेजन जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और इसके अलावा मिनिमल चेंज डिजीज़। इसकी पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे इन दोनों की, लेकिन आप याद रखना है आपने इनके नाम। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में, और ये जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है ये एडल्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमनली देखा गया है दो बाकी प्राइमरी किडनी डिजीज़ में भी, एक तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी होता है, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और ये किसी सिस्टेमिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसकी वजह से भी हो सकता है। अब आ जाते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम पे डिटेल में। तो बाय कंट्रास्ट जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, अब इसमें क्या होता है, हेमेच्यूरिया। नंबर 1 हेमेच्यूरिया, यानी कि रेड सेल्स और रेड सेल की जो कास्ट होती हैं वो हमें यूरिन में मिलेंगी। दूसरा प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया यूजुअली जो है वो सब नेफ्रोटिक रेंज में होता है, विथ या विदाउट इडीमा, यानी इसमें इडीमा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये सब नेफ्रोटिक रेंज में होगा। वहाँ पे हमने प्रोटीन यूरिया की नेफ्रोटिक रेंज देखी थी, वो थी 3.5 ग्राम। इसके अलावा इस नेफ्रेटिक में एजोटीमिया होगा और हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छी तरह से। अब कह रहा है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम यूजुअली अक्यूट ऑनसेट इसको होता है, और ये ना इन्फ्लामेटरी लेजन्स हमारे ग्लोमेरुलाई की जब हो जाती हैं तो उनकी वजह से ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है। इन्फ्लामेटरी लेजन्स हो जाए और अक्यूट ऑनसेट का है। अब ये लेजन्स जो है ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम कराती हैं। इनकी कॉमन जो है, इनमें कॉमन ये है कि ये ना प्रोलिफरेशन हो जाती है सेल्स की विद इन द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ग्लोमेरुलाई जो है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो है वो प्रोलिफरेशन हो जाती है। तो सारी जो लेजन नेफ्रेटिक सिंड्रोम करवा रही है उनमें ऐसा होता है, और ये ऑफन अकम्पनी होता है बाय एन इनफिल्ट्रेट ऑफ ल्यूकोसाइड्स। तो जाहिर सी बात है इन्फ्लामेशन हुई है तो प्रोलिफरेशन हुई है सेल्स वगैरह की, और यहाँ पे हमें इनफिल्ट्रेशन भी मिलेंगी ल्यूकोसाइड्स की, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। अब जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इंजरीज़ हैं, अब मतलब ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है ना, ये हमारी कैपिलरी की वॉल्स है ना जो उनको इंजर कर देगा, ठीक है। तो परमिट करेगा ब्लड को कि वो पास हो जाए इनटू द यूरिन एंड इंड्यूस हीमोडायनेमिक चेंजेस दैट लीड टू रिडक्शन इन GFR। तो इसमें जो है ब्लड भी जो है यूरिन में आएगा और उसकी वजह से जो है हीमोडायनेमिक चेंजेस हो जाएंगे जो कि GFR को कम कर देंगे। अब ये जो GFR कम हुआ है ना, ये मैनिफेस्ट कैसे होगा क्लिनिकली, पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा, ठीक है। ओलिगोयूरिया के अलावा फ्लूइड जो है उसका रिटेंशन होगी, और इसके अलावा एजोटीमिया होगा, ठीक है। क्योंकि रिटेंशन हो रही है ना, एजोटीमिया होगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन वगैरह रिटेन होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि GFR कम हुआ है।
अब हाइपरटेंशन जो है ना, ये प्रोबेबली रिजल्ट करती है दोनों फ्लूइड रिटेंशन की वजह से भी होती है और ऑगमेंट होती है रेनिन के रिलीज़ की वजह से, जो कि इस्केमिक किडनीज़ की वजह से रेनिन रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचा ना, हाइपोपरफ्यूजन भी हो रही है किडनीज़ की। अब जो अक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, ये क्यों होता है? प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से, जैसे कि पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, और कुछ वेरियस फॉर्म्स क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से ये होता है, क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। या फिर ये ना किसी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है अक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम, जैसे कि SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की वजह से। अब आ जाए, कह रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हेमेच्यूरिया है या नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया या फिर कॉम्बिनेशन दोनों का जो है, ये टिपिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है IgA नेफ्रोपैथी में, एल्पोर्ट सिंड्रोम में भी, या फिर माइल्ड फॉर्म ऑफ अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ अदर ग्लोमेरुलर डिजीजेस। ठीक है, तो इन तीनों में हमें एसिम्प्टोमेटिक हेमेच्यूरिया मिलता है या फिर नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया। उसके बाद कह रहा है कि रैपिडली जो प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये भी हम पढ़ेंगे RPGN, तो ये रिज़ल्ट करता है कि इसमें ना जल्दी से रैपिड लॉस हो जाता है हमारे रीनल फंक्शन का कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर, और ये टिपिकली नेफ्रिटिक सिंड्रोम की ही सेटिंग में होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग मिलती है ना हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो वो होता है कि हमें क्रीसेंट्स मिलेंगे, क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है और ये स्पेसिफिक कोई इटियोलॉजिक फॉर्म नहीं है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, बस ये एक सिंड्रोम है, क्लिनिकल कोई फॉर्म नहीं है इसकी। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो ये आगे जाके डेथ करवा देगा। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर हो जाएगा, दिनों पीरियड ऑफ हफ्तों से लेकर महीनों के अंदर रीनल फेलियर हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। अगला हम जो पढ़ेंगे वो है कि अक्यूट किडनी इंजरी। ये क्या होता है कि अचानक से यानी एब्रप्ट ऑनसेट रीनल डिसफंक्शन का हो जाए, जिसमें अक्यूट इंक्रीज़ आ जाए हमारे सीरम क्रेटिनिन के अंदर, यानी सीरम में क्रेटिनिन का लेवल अचानक से बढ़ जाए, और ऑफन ये ओलिगोयूरिया के साथ हो या एन यूरिया के साथ, यानी डिक्रीज या बिल्कुल नो यूरिन फ्लो या डिक्रीज यूरिन फ्लो, साथ में जो है क्रेटिनिन सीरम में बढ़ गया हो अचानक से एक्यूटली। क्यों? क्योंकि रीनल डिसफंक्शन हुआ है। तो इसको हम कहते हैं अक्यूट किडनी इंजरी। या आपने याद रखना है अच्छी तरह से कि अक्यूट किडनी इंजरी किस तरह होता है। अब ये क्यों होता है? ये ना ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई रैपिडली प्रोग्रेसिव जो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा हमने, उसकी वजह से भी ये अक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, या इंटरस्टिशियल किसी इंजरी की वजह से, वास्कुलर कोई इंजरी हुई हो जैसे थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, या अक्यूट ट्यूब्युलर एपिथेलियल सेल इंजरी की वजह से भी अक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। अब अक्यूट के बाद चलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे। तो ये ना जब प्रोग्रेसिव स्कारिंग हो जाती है हमारी किडनी की किसी भी कॉज की वजह से, प्रोग्रेसिव स्कारिंग, तो उससे क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी। तो इसमें क्या होता है, वेरियस मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, फॉस्फेट के लेवल बढ़ जाएंगे, डिसलिपिडीमिया होगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक है, याद रखना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हाउएवर ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो एसिम्प्टोमेटिक होती है जब तक कि ये एडवांस स्टेज में आ जाए, जब सिम्टम्स जो है यूरीमिया के डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। अगला है एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ये असल में ना इरिवर्सिबल लॉस होता है हमारे रीनल फंक्शन का, इरिवर्सिबल होता है, और इसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है या इवन ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रोग्रेसिव स्कारिंग हो जाती है हमारी किडनी की किसी भी कॉज की वजह से। UTI क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये ना बैक्टीरिया और पाई यूरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया और ल्यूकोसाइट्स हमें यूरिन में मिलते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है या एसिम्टोमेटिक भी, और ये किडनी को अगर अफेक्ट करेगा तो हम पाइलोनेफ्राइटिस करेंगे या ये कहेंगे, या फिर ये अगर ब्लेडर को अफेक्ट करेगा तो हम सिस्टाइटिस कहेंगे। तो दोनों को मतलब कर सकता है अफेक्ट, या अकेले को, किसी भी एक को। अब नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? हमें पता है कि फॉर्मेशन अगर हो जाए स्टोन्स के हमारे कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर, तो ये मैनिफेस्ट होता है कि रीनल कोलिक होगा पेशेंट को और हेमेच्यूरिया होगा। ठीक है, लेकिन हेमेच्यूरिया में रेड सेल तो मिलेंगे, लेकिन रेड सेल की कास्ट नहीं होती नेफ्रोलिथियासिस में। दैट्स इट। यहाँ पे हमने पूरी जो है देखी, यहाँ पे सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो कि रीनल डिजीज़ में होती हैं।
अब हम इरफान मसूद से भी ये टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा किडनी का। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले सबसे पहले है एजोटीमिया। एजोटीमिया के बारे में मैंने आपको बताया कि यानी कि एलिवेटेड लेवल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के और क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाएं तो हम उसको एजोटीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू द क्रिएटिनिन रेशो जो है वो 15 है, ठीक है। ये रेशो आपने याद रखना है कि 15 होता है इसका, BUN का और क्रिएटिनिन का, ठीक है। अब नॉर्मल रेंज भी जाहिर सी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि एजोटीमिया में दोनों बढ़ रहे हैं। तो BUN की जो नॉर्मल सीरम रेंज होती है वो 7 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, 7 to 18, जबकि नॉर्मल सीरम में क्रिएटिनिन 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। अब इनका बढ़ जाना एजोटीमिया कहलाता है। अब 3 तरह की होती है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। तो प्री रीनल एजोटीमिया जो है उसमें क्या होता है कि क्यों होता है ये, जब हमारा कार्डियक आउटपुट जो है ना वो कम हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो GFR कम हो रहा है उसकी वजह से ये होता है प्री रीनल एजोटीमिया, ठीक है। कार्डियक आउटपुट पीछे कम हुआ है तो GFR कम हुआ है, लेकिन ये ना इंट्रिंसिक कोई रीनल पैरेनकाइमा डिजीज़ से एसोसिएटेड नहीं होता प्री रीनल वाला। इसमें जो है BUN और क्रिएटिनिन का जो रेशो है वो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। आपने अच्छी तरह याद रखना है कि प्री रीनल में हाई रेशो मिलता है हमें, ठीक है, नॉर्मल से हाई, 15 से हाई। अब कॉजेज़ इसके क्यों है, क्या क्या कॉजेज़ है, या तो ये हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है या हाइपोवोलीमिया। अब देखिए ना, कार्डियक आउटपुट क्यों कम हुआ है, हाइपोटेंशन हुई है। हाइपोटेंशन क्यों हुई है, या सेप्सिस की वजह से, या हेमरेज हुआ है जिसकी वजह से, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हाइपोटेंशन हुई है। हाइपोवोलीमिया क्यों हुआ, या बर्न हो गया है पेशेंट को, या पेनक्रियाटाइटिस या डायूरेटिक्स उसने यूज़ किए तो उसके नतीजे में उसका कार्डिक आउटपुट कम हुआ है, GFR कम हुआ है, प्री रीनल एजोटीमिया हुआ है और उसका BUN क्रिएटिनिन रेशो 15 से बढ़ गया है, ठीक है। अब दूसरी होती है प्री रीनल के बाद रीनल एजोटीमिया। तो इसमें क्या होता है कि कोई पैरेनकाइमल डैमेज हुआ है हमारी किडनीज़ को, तो उसके नतीजे में जो है ना GFR कम हुआ है। तो अब इसमें जो BUN और क्रिएटिनिन का रेशो है वो 15 ही होगा या उससे तो लेस होगा, ठीक है, रीनल वाले में। अब इसकी एग्जांपल है, या तो हमारी किडनीज़ में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुई है, या एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, या क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ है, या रेब्डोमायोलाइसिस। तो ऐसी पैरेनकाइमल डैमेज हुआ है किडनीज़ को तो उसके नतीजे में GFR कम हुआ है, दैट्स द रीनल एजोटीमिया। देन पोस्ट रीनल एजोटीमिया होता है, यानी कि कोई रीनल के बाद यानी कि यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किडनी से बिलो, ठीक है, उससे नीचे, तो इसमें जो है GFR कम हो जाएगा तो उसको पोस्ट रीनल एजोटीमिया कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये आपने याद रखना है, ये भी किसी इंटरस्टिशियल रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और इसमें अच्छी तरह याद रखना है कि BUN और क्रिएटिनिन का जो रेशो है वो, ठीक है, तो इसमें भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि इसमें BUN और क्रिएटिनिन का जो रेशो है वो ग्रेटर देन 15 होगा, यानी कि इसमें भी बढ़ जाएगा 15 से, ठीक है। प्री रीनल में और पोस्ट रीनल में बढ़ जाएगा, लेकिन रीनल में या तो 15 ही रहेगा या लेस हो जाएगा उससे, ठीक हो गया। अब पोस्ट रीनल के जाहिर सी बात है कौन से कॉजेज हैं, या कोई कैलकुलाई होगा ये जो कि यूरिट्रल कैलकुलाई हो गया, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, यूरिट्रल कैंसर हुआ है, या सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ये इसके कॉजेज़ हो गए। तो ये एक बहुत सी अच्छी पिक्चर है, इसमें देखें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशो जो है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20 होता है, क्रिएटिनिन जो है 1, तो 20 रेशो 1 होता है इनका। नॉर्मल जिसको हम कंसीडर करते हैं 12 to 20 रेंज है, ऑप्टिमम हम 15 कंसीडर कर रहे हैं, जो मैंने आपको बुक में भी दिखाया, ठीक है। रेशो इतना होगा 20:1, 15 हम जो है नॉर्मल करते हैं कंसीडर। तो अब ये जो है हमने देखा लो किस में था, रीनल कॉजेज़ में, या तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, लो प्रोटीन इनटेक, स्टारवेशन, सीवियर लिवर डिजीज़ हुई है तो उसमें ये रेशो लो हो जाता है। और इनका हाई किस में होगा, प्री रीनल में, प्री रीनल यूरीमिया, हाई प्रोटीन इनटेक, GI ब्लीडिंग के बाद, ठीक है, तो ये रेशो बढ़ जाएगा। जबकि ये हाई होगा विथ इंक्रीज क्रिएटिनिन भी, तो वो पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाए या प्री रीनल यूरीमिया हो जाए विथ रीनल डिजीज़, तो इस तरह के केसेस में, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, क्रिएटिनिन तो हमारी जो प्रोटीन वगैरह हम खाते हैं और जो नॉर्मल बॉडी मसल जो है ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ना बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट है। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ये हमारे ब्लड में जो है एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि लिवर भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, प्रोटीन्स को ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको हमारी किडनीज ही फ़िल्टर करके बाहर निकालती हैं। तो अगर वो कम हो जाएगा तो उससे हमें पता चलता है कि वो कितना फंक्शन कर रही हैं, किस तरह फंक्शन कर रही हैं हमारी बॉडी। और इनका ब्लड में ज़्यादा हो जाना तो उससे भी हमें इंडिकेट होगा कि हमारी किडनीज उसको निकाल नहीं पा रही हैं, या तो किडनीज़ में मसला हो गया। तो उस हिसाब से जो इनके लेवल्स हैं जो बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, यानी एजोटीमिया की टाइप्स कौन सी हैं जो अभी हमने देखी, प्री रीनल एजोटीमिया, रीनल एंड पोस्ट रीनल।
तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो प्री रीनल एजोटीमिया होती है उसमें हमें 500 मिली ऑस्मोल पर केजी जो है उससे ज़्यादा मिलेगी। रीनल वाले में 300 से कम और पोस्ट रीनल में भी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी 300 से कम होगी। तो अगर यूरिन सोडियम की बात करें, यूरिन में जो सोडियम होता है तो वो मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा रीनल एजोटीमिया में भी और पोस्ट रीनल एजोटीमिया में भी, लेकिन प्री रीनल में वो 20 से लेस होगा। यानी इसमें यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा मिल रही है और सोडियम जो है वो कम मिल रहा है। तो इसका मतलब है कंसनट्रेटेड हमें जो है इसमें यूरिन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिनरी जो सोडियम है ना वो कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई प्री रीनल जो मसला हो गया है तो वो सोडियम वगैरह को रिटेन कर रही है, वाटर वगैरह को रिटेन कर रही है। क्योंकि किडनी की जो परफ्यूजन है ना वो पुअर है, उसको ब्लड नहीं पहुंच रहा, कार्डियक आउटपुट हमने पढ़ा ना कि कम हो जाता है, तो उसकी वजह से अब वो रिटेन कर रही है, इसलिए हमें ये यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा मिलती है और सोडियम यूरिन में कम होता है क्योंकि बॉडी उसको रिटेन कर रही है तो यूरिन में कम आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट केसेज है। बाकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो हमने देखा प्री रीनल में ज़्यादा होता है, पोस्ट रीनल में भी, लेकिन रीनल एजोटीमिया में 15 से लेस होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, दूसरा है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है ये एंड रिजल्ट होता है सारे क्रोनिक रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ का। ठीक है, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो उससे होता है डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व, देन रीनल इंसफिशेंसी, रीनल फेलियर, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। तो सबसे पहले जो डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व है उसमें GFR जो है 50% ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा, यानी आधा कम हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशो जो है ये बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है जब डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व होगा। जब रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी ना तो GFR 20 to 50% रह जाएगा नॉर्मल से, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। यूजुअली अनीमिया होगी साथ में, याद रखना है, और हाइपरटेंशन। ठीक है, देन जब रीनल फेलियर हो जाता है तो 20 to 25% रह जाता है नॉर्मल जो GFR है, और इसके साथ साथ पेशेंट को हाइपर कैलीमिया, याद रखिएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा लेकिन कैल्शियम कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, इडीमा हो जाना, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये रीनल फेलियर में होंगी मैनिफेस्टेशन। फिर जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आती है तो उसमें पेशेंट का 5% से भी कम हो जाएगा GFR, और साथ में टर्मिनल स्टेज ऑफ यूरीमिया होगा, जैसे कि ब्लीडिंग डायस्टेसिस होंगी, कंजेस्टेड